नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य क्या है या फिर साहित्य क्या है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो वैसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिनका टारगेट 2027-28 ये सब कुछ है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे क्लास चैनल पे, हमारे द मिश्रा क्लासेस चैनल पे हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका आज दूसरा क्लास है। और एक बात याद दिला देता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो क्लासेस हैं डेली सुबह 9 बजे आएंगे, ठीक है। 9 बजे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस पैसा लगेगा आपको तो अपना इंटरनेट रिचार्ज करने का, और कुछ नहीं। क्योंकि ये चैनल उन गरीब छात्रों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिनके पास पढ़ने का जज्बा तो है, मन तो है कुछ बनने का, IAS IPS टाइप का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि किस टाइप से आज शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। अच्छा क्वालिटी का शिक्षा चाहिए तो बोरा भर के पैसा देना पड़ेगा आपको, है ना। तो उससे लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। एक बड़ा फेमस डायलॉग था सुपर 30 मूवी का, आप लोग देखे होंगे। उसमें कहा गया था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। तो उन्हीं छात्रों के सपोर्ट में, उन्हीं छात्रों के लिए जो हकदार हैं लेकिन राजा के बेटे नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कि अमीर परिवारों से नहीं है, वैसे परिवारों से नहीं है जो उनके पढ़ाई में उतना पैसा खर्च कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि आप कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए 50 से 60 हज़ार आपको खर्च करना पड़ेगा। तो उतना पैसा लगेगा कहाँ से? एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाने के लिए उसको 50 से 60 हज़ार लगेगा। फिर GS का पेपर है, PT का पेपर है, कहाँ से करेगा उतना? 5-6 लाख रुपए खर्चा। जिसका बाप रिक्शा चलाने वाला है, जिसका बाप किसान है, वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो बात तो फिर वही हो गया ना कि जिसके पास पैसा है वही राजा बनेगा। लेकिन नहीं, हम लोग अब शुरू किए हुए हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे करिएगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सबको इस चैनल का फ़ायदा हो सके। बस यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। बाकी कोई पैसा का डिमांड यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, आज भी नहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग कोई इसमें चार्ज नहीं रहेगा। इस चैनल को कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जितना भी कोर्स आता है यूपीएससी के लिए, जितना भी कोर्स है, या फिर आगे जाके हम लोग जेपीएससी को भी टारगेट करेंगे, जेपीएससी बीपीएससी ये सब। देखिए, एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि हम अकेले आदमी हैं, मेरा कोई टीम नहीं है। तो जैसा हमको समय मिलता है हम उस हिसाब से वीडियो बनाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम कौन सा साधारण सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन भी जो रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं वीडियो, वो अपने फ़ोन से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास माइक तक नहीं है। जो आप साउंड सुन रहे होंगे मेरा, वह मेरे फ़ोन का जो माइक है उससे ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो यदि आप लोगों को साउंड से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो ईयरफोन ये सब यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है कम साउंड मिले, तो वो सब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं तो आप भी मैनेज करिए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि हम लोग का तो क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम टाइप का हो गया है जुगाड़। तो जुगाड़ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। क्लास शुरू जो हम लोग करेंगे, एक गौतम बुद्ध का बहुत प्रसिद्ध कथन है, उससे हम स्टार्ट करना चाहेंगे। वो कथन है अप दीपो भव। इसका अर्थ होता है अपना दिया खुद बनो। अपना दिया
खुद बनो, किसी के भरोसे नहीं रहना है आपको। अपना काम जितना हो सके अपने से करने का कोशिश करिए। अपने लिए खुद बनो, ठीक है। एकदम किसी के भरोसे रहना ही नहीं है। इतना जान लीजिए कि आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भरोसा रखिएगा। और आपकी सपोर्ट में हम लोग हैं ही। हो सकता है कि आगे जाके मेरे टीम में कोई और भी आदमी आ जाए, और भी टीचर आ जाएं जो मेरे जैसा भाव रखते हैं, सोच रखते हैं कि नहीं, शिक्षा सबको बराबर मिलना चाहिए, है ना। तो फिलहाल तो हम अप दीपो भव के सूत्र को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि देख ही रहे हैं कि हम अकेले हैं और जितना भी वीडियो आएगा मेरा ही आएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो है हिंदी साहित्य का परिचय, ठीक है। हिंदी साहित्य, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हिंदी साहित्य में आपको दो वर्ड दिखाई दे रहा है, एक तो है हिंदी, दूसरा है साहित्य। तो हिंदी तो आपको पता है एक भाषा है, यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं हिंदी के जगह में, है ना। मन करता है तो गुजराती साहित्य लगा दीजिए, खोरठा साहित्य लगा दीजिए, हम लोग झारखंडी है भाई, तो खोरठा से कुछ ज्यादा प्रेम है ना। तो कुछ भी लगा सकते हैं, ये एक भाषा है। लेकिन ये साहित्य क्या चीज है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है। तो एक वर्ड है जिसका नाम है वाङ्मय, ठीक है। ये हिंदी का वर्ड है, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक का नाम है वाक, दूसरा का नाम है मय। वाक का मतलब होता है भाषा, कोई भी भाषा, ठीक है। इसके अर्थ में देखें हम तो भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति, व्यक्ति वाङ्मय कहलाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसमें एक और हम इंटरेस्टिंग सा बात आप लोग को बताते हैं आज। इसमें आप देख रहे हैं वाङ्मय में एक छोटा सा अक्षर आपको दिखाई देगा, ये है ना। ये कौन सा अक्षर आपको पता है? ये क वर्ग का जो सबसे लास्ट में उच्चारण करने वाला जो सब लेटर है, वही है ये, जिसको हम लोग आमतौर पर अंग के नाम से जानते हैं, है ना। तो एक नियम चलता है इसमें, आप लोग को याद नहीं होगा, हिंदी ग्रामर में एक नियम है पंचमाक्षर का नियम, ठीक है। पंचमाक्षर का नियम, ठीक है। ये नियम क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, तो वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंग का हम लोग उच्चारण जो है ना कुछ ऐसे करते हैं, इसको अलग से एक जैसा ऐसे जैसे हम लोग क, ख, ग इस टाइप से उच्चारण कर लेते हैं, उससे अंग को स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, यदि पॉसिबल होगा तो हमको बताइएगा, कि मेरे नजर में तो पॉसिबल नहीं है। इसको आमतौर पर हम लोग अपने सुविधा के लिए अंग बोल देते हैं। तो यहाँ ये अ और ये ग कटने के बाद जो बीच का हिस्सा आता है वही इसका सही उच्चारण होगा। अब करके देख लीजिएगा, होगा नहीं, ठीक है। कि पंचमाक्षर का नियम असली में है क्या, इसको लोग थोड़ा समझते हैं। एक वर्ड लिखते हैं जैसे कि
गंदा। ठीक है, अब देखिए ये जो बिंदी आ रहा है यहाँ पे, ये बिंदी क्या बताना चाह रहा है? ये वो बताता है कि ठीक ये जिसके ऊपर लगा है उसके बाद का जो अक्षर है, ठीक है, ये जिस वर्ग से आएगा उसका अंतिम अक्षर जो होगा उसका उच्चारण वहां होगा। जैसे कि ये द कौन सा वर्ग में आता है? त, थ, द, है ना, ध, न, यही है न। तो द जिस वर्ग में आएगा तो उसका जो अंतिम लेटर आता है, आपका अंतिम अक्षर होगा, उसका उच्चारण हम यहाँ बिंदी के रूप में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जिससे हम लोग और भी कुछ इसको और अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं एक वर्ड पम। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे गंदा में ये बिंदी का उच्चारण हम लोग कैसे किए? न के रूप में। अब बताइए तो यहाँ पे पम को बोलते हैं, इसको म क्यों बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना बात? देखिए क्योंकि इसके बाद का जो लेटर है ये कौन सा वर्ग में आता है? प वर्ग में आता है, और प वर्ग का सबसे लास्ट का अक्षर कौन सा है? म, जिस कारण से यहाँ पे इसको म हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही शब्द है गंभीर, इसमें भी बताइए ग के बाद क्या है? म है। अब म किस में आता है? प वर्ग में आता है, जिस कारण से इसका उच्चारण यहाँ पे हम म करते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक और वर्ड हमको बताते हैं आपको हम, एक शब्द है गंगा। ठीक है, अब बताइए ये जो बिंदी है ये किसको बताता है? अंग को। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये अक्षर के बाद जो ये दूसरा अक्षर हमको मिल रहा है ये किस वर्ग से संबंध रखता है? तो क वर्ग से, और क वर्ग का सबसे लास्ट का अक्षर कौन सा है? न, और ये अंग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो बिंदी जहां जहां देखिएगा अब समझ में आ गया होगा कि उसका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर से वांग्मय में आते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अभी आपको बताया हम इसमें किस किस से मिलके बना है? वाक प्लस मैं। वाक का मतलब भाषा, ठीक है, और मैं का मतलब माध्यम या फिर अभिव्यक्ति, जो भी कह सकते हैं हम अभिव्यक्ति लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। तो भाषा का हमको मतलब समझ में आ गया। भाषा के माध्यम से कोई भी अभिव्यक्ति हम लोग करते हैं तो वांग्मय है। अब भाषा भी दो टाइप का होता है। ठीक है, भाषा देखिए, भाषा को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाषा होता है व्यापक, और दूसरा होता है सीमित। दोनों में क्या अंतर है? व्यापक भाषा में हम लोग बहुत सारी चीज को ले सकते हैं। अब मान लीजिए हम आपको बोले कि ऐसे इशारा करते हैं कि उठ जा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? हम कुछ बोले तो नहीं, लेकिन सामने वाला बच्चा उठ के खड़ा हो जाएगा। ये भी एक भाषा है, अभिव्यक्ति का साधन है ना? कभी कभी होता है ना, क्लास में बैठे बैठे आंखों आंखों में बात करते हैं, उठ के चल दिए, है कि नहीं? तो ये भी एक भाषा हो गया, है ना? ये एक मतलब कह सकते हैं कोई किसी प्रकार का संकेत का भी भाषा हो सकता है। अच्छा,
मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते अचानक से देखिए रेड लाइट आ गया, तो आप रुक जाते हैं। वहाँ तो कोई बोल नहीं रहा है कि भाई रुक जाओ, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। रेड लाइट आप देखते हैं, रुक जाते हैं। इसका मतलब क्या? वो भी एक भाषा है, संकेत का भाषा है ना? बात समझ में आ रहा है? और दूसरा होता है सीमित भाषा। सीमित भाषा का मतलब क्या है कि शब्दों की भाषा। क्या है? शब्दों की भाषा। ठीक है, शब्द की भाषा कैसा हो सकता है? एक हो जाएगा लिखित, दूसरा हो जाएगा मौखिक। ठीक है, जो हम लोग भी बोल रहे हैं, जो हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, वो क्या है? मौखिक रूप से हम बता रहे हैं। हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है, मतलब है ना? तो ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और इसमें नया चीज ऐड हो जाएगा। अभी तक हम क्या बोले कि कोई भी अभिव्यक्ति जो भाषा के रूप में किया जा रहा है, भाषा के माध्यम से किया जा रहा है, उसको वाङ्मय कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया भाषा का दो रूप, एक व्यापक और दूसरा सीमित। सीमित भाषा में क्या क्या था? तो लिखित और मौखिक। और व्यापक में किसी प्रकार का संकेत का भी भाषा हो सकता है, इसमें कोई भी टाइप का, मतलब जिससे आप किसी को कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें एक और नया चीज ऐड होगा कि मौखिक या लिखित भाषा में की गई अभिव्यक्ति को वाङ्मय कहेंगे। ठीक है, मौखिक या लिखित भाषा में की गई अभिव्यक्ति। ठीक है, अब नया चैप्टर खुल गया है उसमें, उसको वाङ्मय कहेंगे। अब वाङ्मय का भी 3 टाइप होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं वाङ्मय। ठीक है, इसका 3 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है, इसको थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला होता है वार्ता। ठीक, पहला क्या होता है? वार्ता। वार्ता मतलब बातचीत का भाषा, हम लोग जो बातचीत में यूज करते हैं। दूसरा होता है शास्त्र, और तीसरा होता है साहित्य। पेन सही से चल नहीं रहा है, दूसरा पेन यूज करते हैं हम लोग। साहित्य। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या मतलब है इसका? तो वार्ता में क्या होता है? अर्थ ज्यादा बड़ा होता है शब्द से। ठीक है, हम लोग वार्ता करते समय यानी कि बातचीत करते समय जरूरी नहीं कि जो शब्द बोल रहे हैं उसका मीनिंग वही निकलेगा, कुछ दूसरा भी हो सकता है ना? डबल मीनिंग बात होता ही है ना, वैसे कुछ। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है मुहावरा। ठीक है, मतलब मुहावरा का हम आपको उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि एक मुहावरा है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई चिड़िया है कि वो डायनासोर है या कोई बड़ा शुतुरमुर्ग है कि पूरा का पूरा खेत चुग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना, है ये नहीं। इसका अर्थ हम लोग क्या निकालते हैं
कि भाई अब समय पार हो गया है, समय निकल गया है, उसके बाद पछताने से क्या होगा। इसका मतलब तो ये हो रहा है। तो शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना। एक और मुहावरा, नाचा न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ऐसा बात थोड़ी कि टेढ़ा मेढ़ा आंगन रहेगा तो मैं डांस नहीं होगा, भाई कोई भी कर लेगा। उससे क्या मतलब है, डांस का टेढ़ा आंगन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसका मतलब क्या है, हम लोग क्या अर्थ निकालते हैं, काम करना आता नहीं है, अब बोलते था ये कोई अलग से मतलब कह सकते हैं नुक्स निकाल देता है। सब्जी बनाने आता नहीं है आपको, अब बोलते रहे सब्जी ही खराब लेके आया है तुम, है ना, कुछ इस टाइप से। तो वार्ता में क्या होता है, अर्थ जो होता है वो शब्द से बड़ा होता है। ठीक है। अब आता है शास्त्र। शास्त्र में क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसमें निकलेगा शब्द का, जो बताया जा रहा है वही मीनिंग होगा, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगा, है ना। जैसे कि विज्ञान का भाषा, इसमें आप चेंज कर सकते हैं मीनिंग, नहीं ना। हम मान लीजिए विज्ञान में उल्का पिंड का बात कर रहे हैं या फिजिक्स का कोई नियम बता रहे हैं, तो उसका मतलब वही निकलेगा। न्यूटन का हम लॉ पढ़ाएंगे, तीसरा नियम मान लीजिए हम बताते हैं कि कोई भी क्रिया के विपरीत उसके प्रतिक्रियाएं होती है, तो इसका वही मतलब हो रहा है, कोई दूसरा मतलब आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई शब्द कोई थीसिस दे रहे हैं तो उसका वही मतलब आएगा। ठीक है। जैसे कि मैथ में हम 2 + 2 4 ही लिखेंगे, ये परम सत्य है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया शास्त्र का भाषा, समझ में आ गया। तो वार्ता में अर्थ प्रधान होता है, शब्द नहीं। ठीक। उसी तरह से शास्त्र में शब्द प्रधान होता है और उसी के ऊपर अर्थ टीका होता है। समझ में आया। अब साहित्य में क्या होता है, साहित्य में अर्थ और शब्द शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता है। कभी अर्थ ज्यादा प्रधान हो जाएगा, कभी शब्द प्रधान हो जाएगा, है ना। इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब एक जैसा इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है। जैसे कि एक वर्ड आपको समझाते हैं हम, यहां तक समझ में आ गया ना। इसका कोई प्रधानता नहीं है इसमें। ठीक है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए इसका मतलब हम आप लोगों को लिखवा देते हैं अलग से। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। चलिए, इसमें कुछ और भी बातें हैं, वो सब करवाने के बाद लिखवा दें। चलिए पहले लिखवा ही देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम वार्ता, वार्ता का मतलब क्या होता है, कोई भी बातचीत। ठीक है। बातचीत जहां केवल अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है। हम शब्दों को बदल के भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं। ठीक है।
इससे क्या होता है, अर्थ पे कोई असर नहीं पड़ता। समझ में आ गया? ये हमारा वार्ता का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग शास्त्र के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे क्योंकि जगह कुछ कम हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग शास्त्र के ऊपर। शास्त्र जो है वाङ्मय का वह हिस्सा है, वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक और व्यवस्थित होती है। ठीक है, इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसीलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहां भाषा सटीक और व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं, इसलिए किसी परिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है, यानी कि अर्थ जो है सो वो मतलब नहीं बता पाता है। जैसे कि एक साधारण सा आपको हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम लोग आमतौर पर बातचीत में क्या कहते हैं कि सामने वाला बजट होटल है, यानी कि सस्ता। बजट का मतलब हम लोग सस्ता से क्या बोलते हैं उसका, सस्ता से डिनोट कर लेते हैं उसको कि नहीं ये बजट होटल है मतलब सस्ता ही होगा। लेकिन वहीं यदि हम इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स का में बजट का मतलब एक ही उसका मीनिंग निकलेगा, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईयर। समझ में आया ना? तो ये होता है शास्त्र। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जाते हैं साहित्य में। तो
तो अब आते हैं हम लोग साहित्य, इसको क्या कहते हैं? तो साहित्य की परिभाषा गणित के जैसे वस्तुनिष्ठ नहीं होती। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वस्तुनिष्ठ, इसका मतलब भी आपको हम बताएंगे। इसमें कुछ और भी वर्ड हैं, तो एक साथ ही उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद। ठीक, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठा से है। देखिए इसमें सौंदर्य शास्त्र, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ, ठीक है, ये 3 वर्ड आया है। ये तीनों वर्ड का मतलब आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। ठीक है, कौन कौन से गुण होने चाहिए इसमें? तो सबसे पहला जो गुण होता है वो उसमें समाज की व्यापक हित की भावना हो, है ना। यदि उदाहरण हम लें तो कबीरदास और तुलसी का साहित्य, है ना। यहां तक समझ में आया? पहला साहित्य किसको कहेंगे? जिसमें समाज का व्यापक हित का भावना हो। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो गुण होना चाहिए वो क्या है? उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तत्व उपस्थित होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि उसको पढ़ने से ऐसा लगे कोई रस फूटा हो, है ना, ऐसा कुछ फीलिंग है कि मजा आ रहा है, बस आनंद आ गया, वो वाला फीलिंग। ठीक है, यदि इसका उदाहरण का बात करें हम, तो इसमें बिहारी और अज्ञे का साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। ठीक है, तीसरा नंबर का जो क्राइटेरिया है उसमें क्या है, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व ना हो, और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व ना हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ये 3 क्राइटेरिया जिसमें मिल जाएगा, धूमधाम से बोलिए कि वो साहित्य है। समझ में आया? सबसे पहला क्या क्राइटेरिया था, समाज का हित होना चाहिए उससे। ठीक है, दूसरा उसमें रमणीयता हो, पढ़ने में आनंद आए, और चौथा उसमें केवल अर्थ का ही मतलब अर्थ का ही प्रधानता नहीं हो, शब्द का भी होना चाहिए, है ना, और ऐसा भी नहीं हो कि केवल शब्द का मीनिंग ज्यादा निकल रहा है, उसमें अर्थ और शब्द दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन चलता रहे। ये 3 क्राइटेरिया होता है किसी लेख को साहित्य बनने में। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब वो सब वर्ड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि साहित्य में वो जो वर्ड आप लोग देखिए अभी, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और सौंदर्य शास्त्र, ये सब हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड क्या था, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और आत्मनिष्ठ। इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, इसी तरह जो सौंदर्य शास्त्र है हमारा, इसको बोलते हैं एस्थेटिक।
ये किसी सौंदर्य को बताता है, जैसे कि कहते हैं ना ताजमहल बहुत खूबसूरत है, उसके सौंदर्य को बताता है। कोई फूल है, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, तो ये उसमें खूबसूरती को बताता है। ठीक है। और ये दोनों जो वर्ड है, ये वस्तुनिष्ठ, ऐसे समझिए जो वस्तु में निहित है, जो किसी वस्तु के बारे में बात करता है ना, वो एकदम एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं कि नहीं वैसा ही है। जैसे कि हम ऐसा ही कुछ आप लोगों को बताते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची है ना, तो वो एकदम 100% रांची ही है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे वस्तुनिष्ठ। और आत्मनिष्ठ का मतलब होता है जो आत्मा में निहित है, इसको हम लिख देते हैं जो वस्तु में निहित है, और ये जो आत्मा में निहित है। समझ में आया? जो आत्मनिष्ठ होता है वो हम अपने हिसाब से गढ़ते हैं उसको, है ना। जैसे कि मेरे हिसाब से गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है, कोई जरूरी नहीं है दूसरे को भी अच्छा लगे, वो मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आप आत्मनिष्ठ। इसमें कल्पनाएं आ जाती हैं बहुत सारी, है ना। तो यदि हम वही उदाहरण को लेके चलें इसमें, वस्तुनिष्ठ का मतलब जैसे कि झारखंड की राजधानी रांची है, अब कोई बोल दे आपको कि नहीं मेरे हिसाब से वो धनबाद लग रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, तो कुछ वैसे ही समझिए इसको। समझ में आ गया तीनों? अब इसके बाद साहित्य 3 टाइप का होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। हम लोग साहित्य को अभी तक समझ चुके हैं, अब साहित्य के प्रकार हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, साहित्य ये आमतौर पर 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक तो पहला है पद्य, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पर पोएट्री पे बोल देते हैं। ठीक है, पोएट्री, या इसको हम लोग कविता या फिर काव्य कुछ भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरा होता है गद्य। ठीक है, जिसको प्रोज कहा जाता है। ठीक है, इसी में आपका कहानी आ जाएगा या उपन्यास आ जाएगा या फिर डायरी आ जाएगा। समझ में आया? ये गद्य है। और तीसरा होता है चंपू काव्य। हो सकता है इसका नाम सबसे पहले आप लोग सुने होंगे, इससे पहले नहीं। इसमें क्या होता है ना कि गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है। गद्य और पद्य मिश्रित होता है। ये इससे सवाल नहीं आएगा आपको, ये दोनों ही पद्य गद्य दोनों ही पढ़ना है। इसमें यदि कोई पूछ दे तो एक मैथिली शरण गुप्त का एक चंपू काव्य है जिसका नाम है यशोधरा। ठीक है, ये किनका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसमें जाएंगे
और समझाते जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पद का बात कर लेते हैं, ठीक है। पोएट्री, देखिए पोएट्री जो होता है हमेशा नहीं निकलता है, ये कोई खास समय में ही, कोई दिल तुड़वा के आया है तो उस टाइम उससे कविता ही निकलेगा, शायरी ही बनेगा, है ना, कुछ उस टाइप का मामला है, ठीक है। अब पोएट्री हम लोग बोलते किसको हैं? आमतौर पर लोग ऐसा बोल देते हैं जिसमें तुक हो, है ना। कोई ऐसा भी बोल देता है कि जो छंद में लिखा गया है वो पोएट्री है। लेकिन ये दोनों जो है ना मानते नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसका मेन जो है उसमें क्या होता है, तो सबसे मेन चीज है पोएट्री बनने के लिए, वो है लय, जिसको हम लोग रिदम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रिदम, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग गा सकें या पढ़ने समय एक लय प्रवाह बनता है, ठीक है। अब लय कैसे बनता है, तो आपको लय बनाने के लिए सबसे आसान सा जो नियम है या कहता है कि व्याकरण के नियम का उल्लंघन करना होगा, ठीक है। तो वाक्य बनाने समय जो व्याकरण का नियम आता है उसका उल्लंघन, वाक्य रचना के समय जो नियम उपयोग में होते हैं उनका उल्लंघन। करने से जो प्राप्त होता है उससे लय कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसका उदाहरण लेके समझें तो कोशिश करते हैं उदाहरण देने का आप लोगों को, ठीक है। लय बोलते हैं किसको है? कुछ भी लिखते हैं, चलिए उदाहरण देने के लिए कि आज मैं बाजार गया, ठीक है। वहां से लाया, छोड़िए इसको थोड़ा और बनाते हैं, वहां से 1 केजी आम लाया, ठीक है। समझ में आया ना? आज मैं बाजार गया, वहां से 1 केजी आम लेके आया, इसको लेके आया लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी ला सकते हैं। फिर मैं सो गया। चलिए ये एक साधारण सा कह सकता है वाक्य है, आज मैं बाजार गया, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, आज मैं बाजार गया था, वहां से 1 केजी
आम लेके आया और फिर मैं सो गया। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा पलट के देखते हैं, कुछ वर्ड को इधर उधर करके देखते हैं। यही एकदम सेम टू सेम यही बात लिखेंगे। बाजार गया था आज मैं। देखिए सेम चीज है ना, कोई वर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं। अब एक रिदम आ रहा है कि नहीं, चलिए लेके आया वहां से 1 केजी आम। फिर गया सोने। अब बताइए दोनों में क्या अंतर लग रहा है? इसमें आपको रिदम ज्यादा अच्छा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना, इसको गा सकते हैं। बाजार गया था आज मैं, लेके आया आम वहां से, है ना, ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेके आया आम वहां से, लेके आया वहां से 1 केजी आम, फिर सो गया मैं, है ना। इसको एक रिदम के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। तो जब व्याकरण के नियम का, यानी कि वाक्य बनाने का जो नियम होता है, उसमें किसी प्रकार का फेर बदल किया जाता है तो रिदम उत्पन्न होता है, और रिदम से ही बनता है पद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गद्य के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। गद्य ये क्या है? तो गद्य वह साहित्य है जो व्याकरण के नियमों से बंधा होता है। ठीक है, और इसमें लय नहीं होता है, और इसमें लय नहीं होता है। तो एकमात्र चीज जो गद्य को पद से अलग करती है वो क्या है? लय है, यानी कि रिदम। समझ में आया? चलिए अब गद्य भी अलग अलग टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहला जो टाइप है वो है कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य, ठीक है, इसमें 2 टाइप का होता है। एक हो गया कहानी, दूसरा उपन्यास। ठीक है, अब कहानी उपन्यास क्या होता है आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा मान के चलता है आदमी कि जो बड़ा होता है वो उपन्यास होता है, जो छोटा होता है वो कहानी होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक कथन है, 4 टांग होने के लिए एक बैल को हम मेढक बोल सकते हैं, या मेढक को बैल बोल सकते हैं। ये कोई ऐसा समझिए कि कोई जानवर का, या 4 टांग तो हमारा मेढक का भी होता है और 4 टांग बैल का होता है। इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बैल को हम लोग मेढक बोलते हैं और मेढक को बैल बोल दें। ये कथन आएगा आगे भी। ठीक है, तो कहानी और उपन्यास का कुछ इस टाइप से अपना अपना दोनों का अलग अलग महत्व है। ठीक है, इसके बाद आता है एक दृश्य प्रधान।
इसमें आमतौर पर क्या आता है, तो नाटक जो होता है वो, ठीक है। और इसमें एक होता है विचार प्रधान। विचार प्रधान इसमें कौन कौन सा आता है, तो एक हो गया निबंध, जो आप लोगों को पढ़ना है, उसका क्लास भी हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आलोचना या समीक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है अन्य विधाएं, ठीक है। अन्य विधाएं, ठीक है। अन्य विधाएं में आप देख सकते हैं आत्मकथा, ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। आत्मकथा हो जाएगा या संस्मरण हो जाएगा या जीवनी, रेखा चित्र, ये सब अन्य विधाओं में आते हैं। या रिपोर्ट कह सकते हैं, यात्रा वृतांत कह सकते हैं, ये सब अन्य विधाओं में इसको हम तो गिनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पद्य और गद्य के बारे में समझ गए होंगे आप, साहित्य क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो शुरू कर देंगे उसके बारे में कुछ बता देते हैं, जैसे कि हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, जैसे कि हम लोग को पढ़ना है हिंदी कहानी का इतिहास, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जब लोग हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग प्रेमचंद को भी पढ़ लेंगे और एक दुनिया समानांतर को भी इसमें क्लियर कर लेंगे। उसी टाइप से जब हम लोग उपन्यास का इतिहास पढ़ेंगे तो उस टाइम उसको क्लियर कर लेंगे, उपन्यास का इतिहास के साथ साथ उपन्यास को भी पढ़ लेंगे, है ना। जैसे कि उपन्यास में हम लोग को महाभोज, दिव्या, गोदान, मैला आंचल ये सब पढ़ना है। प्रेमचंद में भी बहुत सारी कहानी को पढ़ना है। नाटक का जो पढ़ेंगे, जब हम लोग नाटक का इतिहास पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसमें जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ नाटक है, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, आषाढ़ का एक दिन, तो उसको भी क्लियर करते चल जाएंगे। इसी टाइप से हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है और आप लोग को एक होमवर्क देके हम लोग जा रहे हैं। हम आपको कुछ कहानी पढ़ लेना है, एक कहानी पढ़ना है बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद का लिखा हुआ है। उसके बाद एक पढ़ लीजिएगा आप ईदगाह, और चाहे तो और भी कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे बड़े घर की बेटी एक है। देखिए ये सब पढ़ने के लिए आराम से अपना मोबाइल में लिखिएगा बूढ़ी काकी, पूरा कहानी मिल जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सब आप लोग का आज का होमवर्क रहेगा, ये सब पढ़ के रखना है, ठीक है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे हिंदी कहानी का इतिहास तो वहाँ से हम लोगों को और आसानी होगा। देखिए सारा कहानी यहाँ पढ़ के सुनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा खुद से भी। और जितना हम बता रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम हो सकता है कि नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएँ, क्योंकि उसको बनाने में भी बहुत समय लग जाता है, उतना समय हम दे नहीं पा रहे हैं। यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ऐसा कह सकते हैं कि यदि यूट्यूब हमको पैसा देने लगा तो फिर हम जो दूसरा काम करते हैं पैसा कमाने के लिए वो नहीं करेंगे,
सारा इसी में दिमाग लगाएंगे पूरा, तो आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा पूरा हिंदी साहित्य का, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।